इस कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी के मध्य छोटा सा विषय रखने के लिए मेरे को कहा है, वो रखने का प्रयत्न करता हूं। आप पीछे देख रहे हैं मानव मूल्य, सभ्यता और शिक्षा, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग थोड़ा देर के लिए धैर्य से सुनने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, हम एक बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के नए विषय हम लोग अपने पाठ्यक्रम में देखते पढ़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद एक डिग्री लेकर के हम लोग समाज जीवन में आ जाएंगे। कोई भी अच्छे स्थान पर अपने को नौकरी मिलेगी या व्यापार में जाएंगे, हमारे जीवन का एक दूसरा चरण प्रारंभ होगा। शिक्षा अपने को घर चलाने के लिए, एक कोई न कोई व्यवसाय चलाने को अपने को सक्षम बनाएगी। इस शिक्षा के माध्यम से अपने को नौकरी भी मिल सकती है या व्यापार भी हम लोग कर सकते हैं। अपना घर परिवार, एक गृहस्थ जीवन जिससे जीवन चलता है, उसको चलाने का प्रयत्न हम करेंगे। शिक्षा का एक भाग यह है। शिक्षा का दूसरा भाग है कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनना, सारे समाज के साथ मिलकर के चलने का भाव, सारे समाज को साथ लेकर के चलने का भाव। मैं अपने को कैसे अनुशासन में ला करके इस देश के आगे बढ़ने के काम में सहयोगी हो सकता हूं, ऐसा भाव, इसको हम लोग कहते हैं। एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर हम रहने का प्रयत्न करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षा का दूसरा भाग यह है। एक तीसरा भाग और है, अपना परिवार पालना, अपना परिवार ठीक प्रकार से चलाना। एक दायित्व है, मैं एक अच्छा नागरिक बन जाऊं, एक अनुशासित समाज का एक अच्छा भाग बन जाऊं। एक दूसरा भाग, एक तीसरा भाग है, इसको हम लोग सामान्य दृष्टि से कहते हैं कि मूल्यों के प्रतिस्थापन करने वाला मैं बन जाऊं, मैं वैल्यूज को समझने वाला बन जाऊं, वैल्यूज को आगे बढ़ाने वाला मैं बन जाऊं। एक तीसरी दृष्टि, तीसरा भाव एक शिक्षा का सामान्य रूप से अपेक्षित रहता है। मूल्यों से हम लोग मानते हैं, जानते हैं, समाज में जिन विषयों की मान्यता रहती है उन मान्यताओं का मैं पालन करने वाला, मान्यताओं को मानने वाला, उन मान्यताओं को गरिमा देने वाला मैं बन जाऊं। लेकिन मित्रों, ये मूल्य जो है ये अच्छा है, जिनको वैल्यूज बोलते हैं, जीवन में आवश्यक है। लेकिन अपने को ये ध्यान से देखना है कि मूल्य कहां से आता है, मूल्य के पीछे क्या है। तो ध्यान में आएगा कि मूल्य शब्द के पीछे एक दृष्टि है, मूल्य के पीछे एक दर्शन है। वो दर्शन में से मूल्य प्रकट होता है। ये जीवन मूल्य शब्द सच में कहा जाए तो ये भारतीय शब्द नहीं है। वैल्यूज के बारे में भारत में कभी कुछ नहीं कहा। वैल्यूज के बारे में ये पश्चिमी दिशा से आया शब्द है। हमारे यहाँ दृष्टि है, दर्शन है, वैल्यूज नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक विचार को, एक दर्शन को, एक व्यवहार को, एक दीक्षा को विवेकानंद के अंदर स्थापित करते हैं। और विवेकानंद तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में एक अच्छा विद्वान, तेजस्वी विद्यार्थी है। रामकृष्ण परमहंस उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी पैदा करते, एक अध्यात्म की स्थापना कर देते। एक वर्ल्डली एजुकेशन वाला विद्यार्थी एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का सिंथेसिस करते हुए विवेकानंद बन जाता है। जब विदेश में जाते हैं लोग विवेकानंद को पूछते हैं, आपका टीचर कौन है? हु इज योर प्रोफेसर? विच वाज योर यूनिवर्सिटी? बताना बड़ा कठिन है। विवेकानंद
कलकत्ता विश्वविद्यालय से वे बहुत प्रकार का वर्ल्डली एजुकेशन पाए हैं। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, इंग्लिश, बांग्ला, ये सब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट है जिसने इनके जीवन को बदल दिया। वो जो शिक्षक है, वो जो गुरु है, वो दूसरा है। उनको बताना कठिन है, तो पश्चिमी जगत गुरु के इस व्यवहार को, गुरु के इस स्वभाव को समझ नहीं सकता। ये वैल्यू है। इस वैल्यू के नीचे जो बैठा हुआ दर्शन है, एक दृष्टि देता है। और इसलिए इन वैल्यूज का जो ओरिजिन है, इन वैल्यूज का जो डेवलपमेंट है, एक दर्शन में से होता है। भारत में इसको हम लोग कहते हैं दार्शनिक परंपरा। वो दार्शनिक परंपरा मौलिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ओरिजिनेट करती है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो दर्शन को देते हैं। दर्शन में से आगे बढ़ता है वो सिद्धांत बढ़ते हैं। दर्शन में से जो आगे बढ़ता है वैल्यूज बढ़ते हैं। ये वैल्यूज जो है, ये दर्शन जो है, ये फाउंडेशन जो है, ये स्थिर है। ये 10-20 वर्षों के अंदर आया हुआ नहीं है। इसी में से जो विकसित होता है, इस दर्शन को लेकर के जो चलता है, वो जीवन का एक सुगंध है, जीवन का एक आनंद है, जीवन के अंतर्मन का एक पहलू है जो दर्शन को लेकर के चलता है। माँ के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, पिता के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, मैं अगर राजा हूं तो प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा होगा, जीव जंतुओं के प्रति व्यवहार कैसा होगा, जनता के प्रति व्यवहार कैसा होगा, ये दर्शन तय करता है। सभी के प्रति, जीव और जगत के प्रति देखने की जो दृष्टि पैदा करता है वो दर्शन है। उस दर्शन में से जो विकसित होती है एक संस्कृति है। ये संस्कृति बिल्कुल अलग चीज है। हजारों वर्षों की साधना में से एक संस्कृति प्रकट होती है। सभ्यता बिल्कुल अलग चीज है। ये सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग चीज है। हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन आती है और जाती है। सिविलाइजेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो अर्थ है, विज्ञान है। अर्थ और विज्ञान के कारण से होने वाले आविष्कारों में से नई नई बातें जो उपलब्ध हो जाती है, उसमें से सभ्यता जन्म लेती है, उनमें से सभ्यता विकसित होती है, सभ्यता आगे बढ़ती है। सभ्यता आगे बढ़ती है, इसलिए सभ्यता हर वर्ष, हर दशक में, हर सेंचुरी में अपना स्थान बदल देती है। सभ्यता का केंद्र बिंदु विज्ञान और अर्थ है। विज्ञान और अर्थ के चारों ओर आविष्कार घूमते हैं। आविष्कारों के चारों ओर सिविलाइजेशन घूमता है। मित्रों, हम लोग हरियाणा में आज बैठे हैं। 100 साल पहले हरियाणा का दृश्य कैसा था? हर घर में एक छप्पर था, हर घर के बाहर 2-4 गाय बैल भैंस थे, ट्रैक्टर नहीं था, गांव का सड़क भी अधिकांश रूप से कच्चा था। एक अलग प्रकार का दृश्य था। विज्ञान ने उन्नति की, गांव की सड़क पक्की हो गई। विज्ञान ने उन्नति की, अब ट्रैक्टर आ गया। घर घर पहुंचने के लिए बैलगाड़ी थी, चली गई। अब कार है, बस है, रेल है और हवाई जहाज है। ये सिविलाइजेशन की यात्रा है कि केंद्र में अर्थ और विज्ञान और चारों तरफ घूमने वाला आविष्कार है। हम आज ऐसे वस्त्र पहन करके बैठे हैं। 100, 150, 200 साल पहले ये वस्त्र नहीं थे। हम भोजन के लिए बैठते हैं, अच्छा टेबल पर या बफे सिस्टम में बैठते। 100 साल पहले यह नहीं था। आज एक क्लासरूम है, हमारा हॉल है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है। 100 साल 200 साल पहले ये नहीं था। किसी का अधिकार है ही नहीं। और जैसे अधिकार मिलता है कंपटीशन शुरू हो जाता है। अधिकार मिलता है, एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। एक को लगता है मेरा अधिकार और इसका अधिकार आपस में टकराता है। ये कठिन प्रश्न है। और इसलिए भारतीय सांस्कृतिक अधिष्ठान में कहीं पर भी सबका दायित्व है, सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी एक ड्यूटी है। और जब ड्यूटी आ जाती है, कर्तव्य आ जाता है, अपने आप प्रतिस्पर्धा चली जाती है, संघर्ष चला जाता है। और जब किसी कर्तव्य को लेकर के प्रतिस्पर्धा होती है तो अच्छी होती है। वो प्रतिस्पर्धा कभी हानिकारक नहीं होती। आज दुनिया एक भिन्न प्रकार के कंपटीशन में फंस गई है। उस कंपटीशन में यही है, संघर्ष लगता है।
अमेरिका को लगता है मेरे अधिकारों का संघर्ष जो है वो थर्ड वर्ल्ड के अधिकारों से हो रहा है, और मेरा संघर्ष जो है अफ्रीकन कंट्री से हो रहा है। अगर मैं ज्यादा लूंगा तो मेरा अधिकार है। और हर जगह एक नए प्रकार का कंपटीशन पैदा हो गया, एक नए प्रकार का संकट खड़ा हो गया। इसमें से मूल्यों का क्षरण होता है, ये मूल्यों का क्षरण होता है। धीरे धीरे जो मूल्य जो है वो धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। मूल्य के पीछे का दर्शन जो है ये खत्म होता है। हमारे है जो भी कुछ है ये मेरा है ही नहीं, मुझको दिया है। इसमें से मूल्य विकसित होते हैं, एक दर्शन विकसित होता है। आप लोग कल्पना करके देखिए, आप लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, कहीं जाकर के प्रोफेसर बनेंगे, बिजनेस करेंगे। आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर क्षमता होगी। वो क्षमता किसने दी? वो क्षमता आपके माता और पिता ने दी है, उनका कंट्रीब्यूशन है। वो क्षमता को स्थापित करने में आपके भाई बहनों का कंट्रीब्यूशन है। उस क्षमता को स्थापित करने में आपके गुरुओं का कंट्रीब्यूशन है। और क्या उस क्षमताओं को स्थापित करने में इस बिल्डिंग को बनाने वाले मजदूर का कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये जो हॉल जिसने बनाया होगा उस मजदूर का कंट्रीब्यूशन नहीं है? है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था, मदन मोहन मालवीय जी जो उसके संस्थापक थे, विश्वविद्यालय को देखने के लिए अपने बग्गी में, कार में निकल जाते थे। जगह जगह छात्रावास और विश्वविद्यालय के भवन बन रहे थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में कर्मचारी, लेबर काम करते थे। मालवीय जी कभी कभी उन लेबर मजदूरों के बीच में बैठ जाते थे, मजदूरों के बच्चों को बुलाते थे, बच्चों को नीचे बैठाकर जमीन पर, रेत पर एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लेकर के राम राम, ओम, ओमकार, 1 2 3 अंक लिखना सिखाते थे। आपको आश्चर्य होगा, विश्वविद्यालय का ये कैंपस बनने के पहले मालवीय जी ने उन मजदूरों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय शुरू कराया। इन मजदूरों का कंट्रीब्यूशन इस विश्वविद्यालय में है, इसलिए मजदूरों के बच्चे सफर नहीं करने चाहिए। एक दृष्टि है, इस दृष्टि में से, इस दर्शन में से मूल्य विकसित होता है, भावना विकसित होती है। और विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमएससी, डीएससी करके जो बच्चे निकलेंगे उनको ध्यान में रहना चाहिए, इस विश्वविद्यालय की ईंट पे गारा लगाने वाला, उठा करके मिट्टी लाने वाला मजदूर था, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने छात्रावास में बैठ करके भोजन किया, भोजन की थाली में दाल, सब्जी, रोटी आई, उसको पैदा करने वाला किसान जो है उसका कंट्रीब्यूशन है। उसका रिटर्न में मैं क्या पे करता हूं? क्या उसके कंट्रीब्यूशन को मानता हूं? मेरे को लाइब्रेरी में बैठ करके जो पुस्तक इशू करता था वो लाइब्रेरियन, उसका कंट्रीब्यूशन है। जो झाड़ू लगा करके लाइब्रेरी साफ किया, मेरे हॉस्टल का लैट्रिन साफ किया, उस स्वीपर का भी कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन लगातार मेरे मन में ध्यान में रहता है, तो मैं सोचता हूं मैं बदले में क्या दे दूं, मैं इनके लिए क्या दूं। जो बदले में देने के लिए सोचता हूं, यही मूल्यों की निर्मित करता है। मैं इन सब ऋण से ऋणी हूं, ये सब का ऋण मेरे ऊपर है, माता का, पिता का, गुरु का, भाई का, बहन का, मेरे छात्रावास के सब तरह के कर्मचारियों का, सभी प्रकार के कृषक लोगों का, क्लरिकल स्टाफ का, और किसका नहीं। सबका जो कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान जब मैं मन में मान लेता हूं, तो मैं ध्यान में रखता हूं मैं कितना ऋणी हो गया, मैं कितने बड़े बोझ से दब गया। तब ध्यान में आता है मैं कैसे ऋण हो सकता हूं। सारे के सारे समाज का कंट्रीब्यूशन है, योगदान। उस सांस्कृतिक अधिष्ठान ने, उस दर्शन ने इस सारे देश के जीवन में, संस्कृति में कुछ नियम और कुछ सिद्धांत, कुछ आचरण और कुछ व्यवहार, कुछ मान्यताएं स्थापित की हैं। इनमें से मूल्य निकले। एक नई आंधी अपने को दिख रही है, एक नई सुनामी आ रही है। इस नई सुनामी ने बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त किया है। इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्य इस सुनामी के आगे टिके नहीं। वो सुनामी अर्थ की है, वो सुनामी जो है वो उपभोग की है। उस उपभोग की सुनामी ने बड़े बड़े साम्राज्यों को इतिहास में ध्वस्त किया है। एक बड़ा संकट अपने को दिखता है और लग रहा है कि जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोग है, उपभोक्तावाद है, यही प्रमुख है।
आज की सभ्यता ने, विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए हैं, लोगों के सामने बहुत कुछ परोस करके रखा है, अपना भी दिमाग चकरा जाता है, एक के बाद एक नया खोज आता है, एक के बाद एक नया मॉडल सामने दिखाई देता है, बाजार में नई से नई वस्तुएं आती है, ग्राहक भी परेशान हो जाता है, ये खरीदे वो खरीदे, कंपनी जिस प्रकार से प्रस्तुति करती है, लगता है कि ये भी जरूरी वो भी जरूरी। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हॉबी है मार्केटिंग की, शॉपिंग की हॉबी है। अपने को आश्चर्य लगता है, शॉपिंग की हॉबी कैसे हो सकती है? अरे शॉपिंग कोई जरूरी चीज के लिए होता है। हम चाकू लेने गए, सब्जी लेने गए, साबुन लेने के लिए गए, बच्चे का कपड़ा लेने के लिए गए, पुस्तक लेने के लिए गए, ऐसे कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। लोग मार्केट में जाते हैं देखने के लिए क्या खरीदा जाए। ये कंज्यूमरिज्म क्या दिया, और खरीदने जाना, वहां मार्केट में लोग तैयार बैठे हैं, क्या चाहिए? आपने कहा जीन्स चाहिए। अच्छा जीन्स चाहिए, जीन्स कैसा चाहिए? बैगी चाहिए, टाइट चाहिए, बड़ा बैगी, स्मॉल बैगी, इतना वो पता तो चलता है, अपना भी दिमाग चकरा जाता है। फिर स्टोन वॉश चाहिए, एसिड वॉश चाहिए, कौन सा चाहिए? वो कलर बताता है, कहता है इसमें स्टोन वॉश में 15 कलर से कौन सा कलर चाहिए? और एक जगह से एक सामान खरीद लिया तो दूसरे वाले का दूसरा कैटलॉग आपके घर तुरंत आ जाएगा, वो उसको देता है एकदम प्राइस लिस्ट के साथ, 500 आइटम्स की सूची आपके पास। हर चीज में है, कपड़े में, वो टेलीफोन का सेट में, वो गाड़ियों के मॉडल्स में, मोटरसाइकिल के मॉडल्स में, किसमें नहीं? तो एक बड़ा भारी कंफ्यूजन सारे दुनिया में खड़ा है। आप सोच करके देखिए, एक बार जब 1000 प्रकार के आइटम्स हमारे सामने आ जाते हैं, हमारा दिमाग डिसीजन नहीं करता। कोई चीज डिसाइड नहीं करना, यही डिसीजन हो जाता है। फिर नेवर टू डिसाइड। पश्चिम भी परेशान हो रहा है, अमेरिका भी परेशान है, जर्मनी भी परेशान है, कनाडा भी परेशान है, और बड़ा समय मॉल में बीत रहा है। क्या हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे? क्या करें? पर्दे का रंग 1 2 3 10 20 50 100 1000 प्रकार के कर्टेन्स का कलर आ गया, हजारों प्रकार के और डिजाइन आ गए। कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लोगों को लगता है तो परेशान हो जाएंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि वैरायटीज नहीं चाहिए, यह नहीं है, लेकिन आगे कहां जाएंगे, ये सिविलाइजेशन कहां ले जाएगी? परंतु में अपने को ध्यान में आता है बहुत बड़ा समय इसी में बीत रहा है, साधनों को इकट्ठा करने में समय बीत रहा है। ये मॉडल बदल गया, अगला मॉडल की गाड़ी, ये मॉडल बदल